दोस्तों इन कुछ तस्वीरों को गौर से देखिए, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीरें अपने भारत की तस्वीरें हैं और ये उन शहरों की तस्वीरें हैं जो हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। जी हाँ दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं ये भारत के उन बड़े शहरों की तस्वीरें हैं जिन्हें हम लंदन और शंघाई बनाने का सपना देखते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, ये तस्वीरें मुंबई की है, ये तस्वीरें चेन्नई की है। और ये जो तस्वीरों का हाल है ये सिर्फ बड़े शहरों का नहीं है, ये हमारे उन छोटे छोटे शहरों का भी हाल है जिन्हें हम टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज कहते हैं। और हम चाहते हैं कि भविष्य में ये शहर भी बड़े होकर लंदन, शंघाई और न्यूयॉर्क जैसे बने। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है, वो कौन से कारण है कि हर साल, लगभग हर साल हम इन तस्वीरों को देखते हैं, हमारे शहर पानी में डूब जाते हैं, हमारा जो बुनियादी ढांचा है वो कुछ ही समय की बारिश में धराशायी हो जाता है। तो आखिर दोस्तों ये कौन से कारण हैं और क्या इनका कोई उपाय है, या हर साल हम इन तस्वीरों को लगातार देखते रहेंगे? हम अपने होनहार नागरिकों को या हम अपने होनहार छात्रों को खत्म होते हुए देखते रहेंगे? हम अपने बुनियादी ढांचों को नष्ट होते हुए देखेंगे और इन ढांचों के नष्ट होने के साथ ही विदेशों में ये जो तस्वीरें पहुंचती है, तो इन तस्वीरों के पहुंचने के साथ ही भारत की जो विश्व गुरु बनने का सपना है, भारत का एक जो महाशक्ति बनने का सपना है, वो भी धराशायी हो जाता है। और पश्चिम के देश हमें ये देखकर हंसते हैं कि भैया पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तो सुधार लो, पहले अपने देश के हालात को तो सुधार लो, तब आप हमसे मुकाबला करना। तो दोस्तों ऐसे वो कौन से कारण हैं और क्या वाकई इनका उपाय है? चलिए आज के वीडियो में हम इनका विश्लेषण करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यूँ समझें कि ये जो तस्वीरें हर साल आपके टीवी पे, हर साल इंटरनेट पे आप जो देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो शहर हैं वो बेतरतीब रूप से बसे हुए हैं। आप यूरोप के किसी भी शहर को चले जाइए, आप पेरिस को चले जाइए, आप एम्स्टर्डम को चले जाइए, आप रोम को चले जाइए, आप यूरोप के आप किसी भी शहर में आप जाते हैं तो आप कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। और इसके साथ ही देखते हैं कि जो टाउन प्लानिंग है वो कमाल के, यानी कि बिल्कुल खूबसूरत शहर आपको दिखेंगे, घर बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, ऐसा लगता है कि शायद किसी चित्रकार ने अपनी चित्रकारी की है। जी हाँ, यूरोप के शहर इतने ही खूबसूरत हैं। तो हमारे शहरों में ऐसी कौन सी कमी है, हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि हमें ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? हमारे जो होनहार छात्र हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले आपने दिल्ली की ये तस्वीरें देखी होंगी, आईएएस के एस्पिरेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो शायद भविष्य में आगे बढ़कर आईएएस बनकर इस देश की सेवा कर सकते थे। और इतना ही नहीं, ये देश जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इतना ख़राब है, हमारा जो प्रदर्शन है वो इतना ख़राब है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है, शायद इन्हें ठीक करने में भी अपना योगदान दे सकते थे। तो हमारी नीति नियंत्रणाओं में वो कौन सी कमी रह गई, हमारे टाउन प्लानिंग में वो कौन सी कमी रह गई? तो दोस्तों इसका जवाब है कि हमारे पास कोई टाउन प्लानिंग है ही नहीं। हमारे जो शहर हैं, आप माने या ना माने, वो बहुत ही बेतरतीब रूप से बस रहे हैं। चाहे वो बड़े शहर हो, दिल्ली हो या मुंबई हो, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है। और हमारे जो छोटे शहर हैं, रांची हो, पटना हो, लखनऊ हो, हमारे छोटे शहरों में भी यही प्रॉब्लम है। और जो इसका सबसे बड़ा रीजन है वो है इच्छा शक्ति की कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। दोस्तों हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यानी हर एक वोट की कीमत है। किसी भी राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो गलत तरीके से बसे हुए लोगों को वहाँ से हटा सके। चलिए आप वहाँ से लोगों को हटा नहीं सकते हो तो कम से कम उनके लिए कोई दूसरी जगह पे अच्छी व्यवस्था तो कर दें, ये तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन हमारे जो नीति नियंता हैं उन्हें और दूसरी चीज़ों से फुर्सत नहीं, उन्हें पॉलिटिक्स करने से फुर्सत नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो हमारे देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक करेंगे? दोस्तों कुछ बड़े शहरों की नगर पालिकाओं को आप छोड़ दें तो जो जितने भी छोटे छोटे शहर हैं, उन शहर के नगर पालिकाओं में अभियंताओं की या जो टाउन प्लानर्स होते हैं उनकी बड़ी भारी कमी है। लगभग 90% घर जो छोटे छोटे शहरों में जो बसते हैं, लगभग 90% घर जो है वो बिना नक्शे के पास हुए भी लोग अपने घर बना लेते हैं। उन्हें मैप अप्रूवल करने की भी ज़रूरत नहीं समझ में आती है और ना कभी ज़रूरत उन्हें पड़ती है, क्योंकि जो लोग मैप अप्रूव्ड करवा करके घर बनाते हैं, जो लोग अगर बैंक से लोन नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने मैप अप्रूव्ड भी नहीं करवाते हैं छोटे शहरों में, और उन्हें जहाँ भी इच्छा होती है वो अपने घर बना देते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे यही चीज़ें जो है हमारे शहरों की सूरत और सीरत बिगाड़ रही है। हमारे जो शहर हैं वो कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। अभी मैं आपको एक शहर का उदाहरण देना चाहूँगा जिसे हम वर्ल्ड क्लास सिटीज़ कहते हैं, वो है दुबई। दुबई एक वर्ल्ड क्लास सिटीज़ है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है। लेकिन कुछ ही दिनों पहले जब दुबई में तेज़ बारिश हुई तो दुबई का भी यही हाल हो गया। आखिर क्यों?
इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे शहर इंक्लूडिंग दुबई वो भी कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। हम कंक्रीट के शहर बना रहे हैं। और दोस्तों आपको ये पता होगा कि जब कंक्रीट के ऊपर पानी पड़ता है तो उसको सूखने का कोई इंतजाम नहीं होता, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते पे जाता है, और अगर उसे सही रास्ता नहीं मिलता है तो वो हमारे घरों में घुसता है, हमारे शहरों में वो पानी चला आता है, और इस तरह से हमारे शहर बाढ़ जैसे हालात का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके दो उपाय हैं। पहला है कि हम स्पॉन्ज सिटी की ओर बढ़ें। स्पॉन्ज मतलब एक ऐसा पदार्थ जो पानी को सोख सकता है। तो हमारे शहरों को हमें इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि हमारे शहर पानी को सोख सके। देखिए आप बारिश को तो नहीं रोक सकते क्योंकि ये एक प्राकृतिक चीज़ है, और अगर बारिश कम हो जाती है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। तो बारिश की महत्ता यहाँ बहुत बड़ी है, लेकिन वही बारिश जब ज़्यादा मात्रा में आता है तो हमारे शहरों के लिए तबाही लेकर के आता है। तो जब तक हम अपने शहरों को स्पॉन्ज सिटी नहीं बनाते हैं, अब स्पॉन्ज सिटी कहने का क्या मेरा मतलब है कि बारिश हो उसे तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो बारिश हो उसको सही जगह पे हम यूटिलाइज कर सकें, उसको अलग अलग जगहों पे हम सोख सकें। जैसे हम अपने शहर के अंदर वाटर बॉडीज बनाए, हम अपने शहर के अंदर जंगल बनाए, ये जो जंगल और ये जो वाटर बॉडीज हैं ये पानी को सोख सके। जो दूसरा उदाहरण है, जो दूसरा इसका उपाय है कि हमें पानी को निकालने की समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमारा जो टाउन प्लानिंग है वो इस हिसाब से होना चाहिए। देखिए अगर कोई शहर नदी के किनारे बसा हुआ है तो नदी तो बहते ही रहेगी और नदी में बाढ़ भी आएगी, और बाढ़ों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि हम बाढ़ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उन्हें हमें बहने देना पड़ेगा, उन्हें हमें उसी अवस्था में छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो इको सेंसिटिव जोन्स है वहाँ पे हमें निर्माण कार्य की इजाज़त नहीं देनी पड़ेगी। अभी भी एनजीटी ने बहुत सारी चीज़ें अपने तरफ से गाइडलाइंस दी हुई होती है, लेकिन रियल में इसका पालन नहीं होता है। हम अपने नदियों से बालू का उठाव बिना किसी नियम बिना किसी कानून के करते हैं। इससे क्या होता है कि नदी का तट जो है वो बड़ा होते जाता है, नदियाँ बड़ी होती जाती है, और जब बारिश का मौसम आता है, जब तेज़ पानी आता है नदियों में, तो वो बाढ़ का रूप ले लेता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं आप उनको उसी हिसाब से छोड़ दीजिए। नदी में बाढ़ आएगी, उसके किनारे आप निर्माण कार्य की इजाज़त नहीं दीजिए, वहाँ पे बालू के उठाव की इजाज़त नहीं दीजिए। अगर आप इन चीज़ों को भी अपनाएंगे तो वो जो बाढ़ का पानी है वो शहर में नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके वो बाढ़ का पानी नदी के थ्रू ही वो बाहर चला जाएगा। अभी आपने कुछ ही समय में देखा होगा कि वायनाड में गाँव के गाँव लैंडस्लाइडिंग के कारण बह गए। आखिर इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है कि गांव के गांव लैंडस्लाइडिंग में बह जा रहे हैं? दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं, हमें उन जोन्स की पहचान करनी पड़ेगी। हालांकि वायनाड के केस में इको सेंसिटिव जोन उसे घोषित किया गया था, उसकी पहचान की गई थी, और निर्माण कार्य भी वहाँ पे बहुत कम हो रहा था, बट इसके बावजूद ज़्यादातर जगहों पे ऐसी स्थिति नहीं है। हम निर्माण कार्य चलाए जा रहे हैं, हम पहाड़ों को काटकर सड़क बनाए जा रहे हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि जैसे ही कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, बारिश होती है, तूफान आता है, तो बड़ी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, और इससे गांव के गांव तबाह हो जाते हैं, शहरों का आवागमन रुक जाता है, हमारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमें दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी जो टाउन प्लानिंग है उसको आपको सही तरीके से प्लान करना पड़ेगा, और जो लोग गलत तरीके से गलत जगहों पर अपने घर को बना रहे हैं उन्हें हमें रोकना पड़ेगा। बारिश के निकासी की उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो ऊपर के क्षेत्र हैं वहाँ से हमें बारिश को निकाल कर नीचे के क्षेत्रों में ले जाना पड़ेगा, तभी कि ऊपर के क्षेत्र बारिश से बच सकेंगे। और दूसरा जो उपाय है वो हमें प्रकृति के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हमें नदियों को सुरक्षित रखना चाहिए। भी बाढ़ या प्राकृतिक आपदा आए वह अपने आप ही स्वतः प्रकृति के साथ खत्म हो जाए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मीनिंगफुल और यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। थैंक यू।